सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, असाइन अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? द ट्रांजिशन मेटल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दूसरा है द आयनाइजेशन एंथैल्पीज फर्स्ट एंड सेकेंड इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फाउंड टू वेरी इरेगुलरली। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 2 मार्क्स का आया था, 1 मार्क का। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी इनके अलावा ट्रांजिशन मेटल्स के क्यों होते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? तो पिछली वीडियो में हमने रीज़न देखा था, सिमिलर रीज़न है। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड्स ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो इसके कारण क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग होता है, ठीक है, मेटलिक बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो सेम रीज़न है। Greater is the number of valence electrons, stronger is the resultant bonding. Hence the transition metals with the exception of zinc, cadmium and mercury are hard. क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, आप चाहें तो लिख सकते हैं एक लाइन में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं एज कम्पेयर, जो बाकी से होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, हार्ड नहीं होते उतने। Hence the transition metals are hard and have high melting and boiling points. तो उनका मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई और हाई होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट्स में होता क्या है? बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। तो इसलिए वो जल्दी बॉन्ड ब्रेक करते नहीं, बहुत स्ट्रांग होता है उनका बॉन्ड। सेकंड होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन को हटाने के आयन बनाना, ठीक है। जैसे Fe से एक इलेक्ट्रॉन हटाए तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो Fe+, एक और हटाए तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो Fe2+, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हटाना है, ठीक है। तो वो इरेगुलरली वेरी करता है। जनरली क्या होता है, जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण ज़्यादा अट्रैक्शन होता है और आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज अलोंग ईच सीरीज, तो बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है? वेरी करता है। कैसे? जैसे क्रोमियम हैज़ लो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्रोमियम का कम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि क्रोमियम आपका क्या होता है? 3d4 4s2। क्या होता है? 3d4 4s2, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका 3d होता है 1 2 3 4 5, तो 4 है तो 4 आएगा हंसुल के अनुसार। अब एक और आ जाता तो इसका पार्शियली फिल्ड होता, ये डी सबशेल जो स्टेबल होता है, पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल माने जाते हैं। तो इसलिए जो ये आपका पहला होता है आपका 4s1, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हाउएवर क्रोमियम हैज़ लो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स गिव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5, ठीक है। तो जैसे आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका 4s1 हो गया, क्योंकि वहीं से लूज़ होगा, तो जब आपका 4s1 होगा तो आपका 3d5 आ जाएगा। देखिए 3d5 और 4s1 होता है क्रोमियम का, 4s2 नहीं लेता है, 4s1 लेता है, ठीक है। अब जैसे ये लूज होगा तो आपका क्या हो जाएगा? 3d5, सिर्फ 3d5 हो जाएगा वैलेंस शेल में। तो ये क्या? स्टेबल कन्फिग्रेशन उसके पास रहेगा, ठीक है। जिंक हैज़ वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम 4s ऑर्बिटल ऑफ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3d। अब जिंक में देखिए तो 3d10 है और 4s2 है। अब फिर से यहीं से आपका निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, ठीक है। पर यहाँ पर आपका क्या होगा? ये तो 2 है, ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, तो जिंक यहाँ से निकलने नहीं देगा, ठीक है। तो ये 1 नहीं बनाने देगा, मतलब बहुत मुश्किल से बनेगा, क्योंकि ये स्टेबल है, आपका सब कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है। और जो आपका क्रोमियम है वो क्यों आसानी से 4s1 को निकलने देगा? क्योंकि आपका 3d5 बन जाएगा, है ना, या फिर 3d4 4s2 है, तो आपका जो 4s1 होगा तो जो 1 इलेक्ट्रॉन आपका बचेगा, जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं 3d4 और 4s2 है, तो इसमें से जो एक हटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, फिर 1 यहाँ आ जाएगा। पर जनरली पहले यहाँ आ जाता है, क्योंकि इसका ग्राउंड स्टेट में भी कन्फिग्रेशन 3d5 ही होता है, ठीक है। तो बाद में नहीं, पहले ही रहता है यहाँ पर। तो फिर ये जब हटेगा तो और सिर्फ यही बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ। तो इसका स्टेबल माना जाता है 3d5 पार्शियली फिल्ड, है ना। और जिंक आपका पहले से कम्प्लीटली फिल्ड है, तो दिक्कत होगी निकालने में। सिमिलरली क्रोमियम एंड कॉपर शो much higher values for the second ionization enthalpy because the second electron has to be removed from the stable state। अब ध्यान दीजिए, अब जो Cr+ था उसने अपना पहला इलेक्ट्रॉन तो निकालने दिया, ठीक है, क्योंकि उसके पास 3d5 अभी भी सेफ है,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के कारण इसको +2 करेंगे तो अब 4s से नहीं निकलेगा, क्योंकि 4s में 0 हो चुका है, अब 3d से निकलेगा। तो अब नहीं निकालने देगा वो। क्यों नहीं निकालने देगा? क्योंकि वो स्टेबल है 3d5 के संग, तो वो 3d4 क्यों करेगा? ग्राउंड स्टेट में उसके पास 3d4 था, उसने खुद 3d5 किया था क्योंकि स्टेबल मिल रहा था, तो अब वापस 3d4 क्यों करेगा? तो इसलिए हाई होता है। वैसे आपका कॉपर होता है 3d10 रहता है उसके पास, है ना, उसका भी 3d10 4s1 रहता है। 1 हट गया कोई दिक्कत नहीं है, पर 3d10 से आप नहीं हटेगा, है ना, क्योंकि वो खुद 3d10 बना है, क्योंकि फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, वो स्टेबल माने जाते हैं, पार्शियली फिल्ड और फुल्ली फिल्ड। तो इसलिए थोड़ा सा बीच में थोड़ा दिक्कत होता है, लो और हाई हो जाता है, वरना एक जनरल ट्रेंड में क्या होता है, आपको बढ़ना चाहिए लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द ट्रेंड ऑफ विच प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में 1 मार्क का है। तो अब ग्राफ क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं NCERT में, है ना। अब जैसे NCERT का D और F ब्लॉक है, ये थ्योरी चैप्टर है, ठीक है। और शुरू में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो पढ़ने में थोड़ा सा आलस सा आता है और बहुत सारा थ्योरी है, तो हम लोग इसको स्किप कर जाते हैं, ठीक है। और जो इसके थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बाद में आते हैं, जैसे वो आपके प्रॉपर्टीज़ है ना, स्ट्रक्चर्स वगैरह KMnO4 के, उनके रिएक्शन, तो वो इससे ज़्यादा थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। वैसे वो भी थ्योरी है और थोड़ा बैलेंसिंग वगैरह है, ठीक है, पर क्योंकि इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट लैक करता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको अच्छे से समझ के पढ़िएगा तो इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। फिर भी अगर कंपैरिजन करें तो D ब्लॉक में ही जो शुरू के कुछ पेजेस हैं NCERT के, वो थोड़े से थ्योरी हैं, तो उनमें हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए आप एक बार रीडिंग ज़रूर करिएगा उनकी, है ना। उनमें ग्राफ्स हैं कुछ, उस ग्राफ्स को आप थोड़ा बहुत समझिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी में से आपको एक ये ग्राफ दिया हुआ है। अब आपको बताने ग्राफ किसका है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का है, एटॉमिक रेडाई का है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का, या मेल्टिंग पॉइंट का है। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रेडियस पहले से लिखा हुआ है, तो हम लोग एटॉमिक रेडाई बोल सकते हैं, है ना। पर फिर भी अगर हम देखें तो ऐसा क्यों, मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो घट रही है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी तो आपकी बढ़ती है क्योंकि एटॉमिक चार्ज बढ़ता है, ठीक है। कुछ हमने देखा इरेगुलरिटीज़ होती हैं, पर जनरल क्या होता है, आपका बढ़ता है, ठीक है, घटता नहीं है, ऐसे नहीं घटता है। अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये भी आपका जनरली बढ़ता है क्योंकि ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, फिर उनको एटम बनाने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो ऐसे घटेगा नहीं, ठीक है। फिर मेल्टिंग पॉइंट भी आपका बढ़ता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट आपका बढ़ता है, एटॉमिक मास बढ़ता है, इंटर एटॉमिक मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ती है, तो इसके कारण बढ़ता है, तो ऐसे घटेगा नहीं। तो घटेगा क्या, तो घटेगा आपका एटॉमिक रेडाई, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो ज़्यादा अच्छे से वो उसको अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो आपका रेडाई घटता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए रेडाई घटता है ना, ऐसे घटता है, ठीक है। पर यहाँ से फिर बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ रिपल्शन चालू हो जाता है, क्योंकि सिर्फ प्रोटॉन नहीं बढ़ रहा है न्यूक्लियर चार्ज, आपका इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहा है, तो रिपल्शन भी आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे लास्ट में आपका थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाता है ना। वैसे आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते थे, पर फिर भी अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट से आप देखेंगे तो सही रहेगा। तो NCERT में दिया, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। द गिवन ग्राफ इज़ फॉर एटॉमिक रेडाई B, ठीक है, इतना हो गया। रीज़न भी आप दे सकते हैं। एटॉमिक रेडाई डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, है ना। न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक में होता क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है। हाउएवर एट द एंड ऑफ सीरीज साइज ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। रिपल्सिव फोर्स बढ़ने के कारण ये साइज आपका बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ क्वेश्चन नंबर 12 तक, है ना। इसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे अभी, ठीक है। और तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।